बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि हाय मेरी बिल्लियों का क्या होगा। आपको बताया ना कि ये बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या कुछ होता रहा है, तो आज एक और छोटा सा आपको वाक़या सुनाऊंगा। ये नहीं कि लोगों का क्या होगा, मेरी बिल्लियों का क्या होगा। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि कत्ल व गारत बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। अब समझ नहीं आ रही कि उसको कवर कैसे करें। फिर हम बात करेंगे जनरल डायर का जिक्र। इमरान खान ने, मैंने कल भी आपको बताया था कि बैरिस्टर गौहर ने बिल्कुल होम्योपैथिक बयान आकर बाहर दिया है। ये इमरान खान की लाइन नहीं हो सकती। और वही हुआ जब इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर पर पैगाम शेयर हुआ तो वो कोई और था। उसके बाद मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत बड़ी बात ये किसने कही है, गुलबर्ग ग्रीन में ठुमके, क्या मज़ेदार ठुमके लगे हैं और क्या हम कौम हैं, ये भी आपको बताना है। और नॉन स्टॉप गालियाँ, ये एक ऑडियो लीक हुई है अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला हैं KPK के, उनके दरमियान मुबैना तौर पे, और मेयर शराफत हैं पंजाब के जिन्होंने मरियम नवाज़ को इलेक्शन में हराया था। उसमें अली अमीन गंडापुर जो है वो नंगी गालियां दे रहे हैं मेयर शराफत को। और ख़ास बात यह है कि मेयर शराफत ने उस ऑडियो लीक में कहा है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम 500 बंदा डी चौक में मरवा कर आ गए हो, तुम बुज़दिल हो। ये एक तो ये ऑडियो लीक है, ठीक है। इससे PTI की हिकमत अमली ज़ाहिर होती है कि उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं थी, या वो जो है ना उन्होंने अच्छे तरीके से इंतज़ाम नहीं किया था कि पंजाब क्या करेगा, KPK क्या करेगा। लेकिन एक और बात आपको बताते चलूँ कि इस सारे जो है ना मामले को दबाने के लिए और कवर करने के लिए ये आने वाले दिनों में आपको बेतहाशा ऑडियोज़ भी मिलेंगी और बेतहाशा वीडियोस भी मिलेंगी। लेकिन सवाल आपने जो डटे रहना है वो सवाल यही होगा कि ठीक है, अली अमीन गंडापुर ने गालियां दी मेयर शराफत को, ठीक हो गया, नंगी गालियां दी, गोली क्यों चलाई? सवाल वहीं पे है कि जी गोली क्यों चलाई। उसके बाद गुलबर्ग ग्रीन में बड़ा प्रोग्राम किया गया, शर्म नहीं आई गाना। मैंने कहा ना कि ये करोड़ों रुपए लेते हैं, ये क्रिकेटर्स हो गए, ये फनकार हो गए, लेकिन जो कुछ मुआशरे में हो रहा होता है उससे उनको कोई गर्ज नहीं होती। ये गुलबर्ग ग्रीन वाला, अगर आपने अपनी तबीयत सेट करनी है तो ये जो कंजर खाना मचा है गुलबर्ग ग्रीन में, पहले सुना है कि ये एक दिन के लिए था, बड़ा नाच गाना और बड़ा मॉल है गुलबर्ग ग्रीन। वैसे भी आपको पता है शराफिया बड़ा मॉल है वहाँ पे। पहले प्रोग्राम था कि ये एक दिन के लिए है ये कंजर खाना, लेकिन जब देखा गया कि लोग बहुत आ रहे हैं और उसको डी चौक को भी याद नहीं कर रहे, इनके ज़मीर नहीं है, ये बेहिस हैं गाने वाले भी और सुनने वाले भी, तो फिर उस प्रोग्राम को 2 दिन तक कर दिया गया। और बड़ा सुथरा और छांटा हुआ मॉल जो है वो गुलबर्ग ग्रीन में आया, और वहाँ पे 12 लोगों की मर्जी है अपनी अपनी। जनरल डायर का जिक्र, मैंने कल कहा था कि बैरिस्टर गौहर जो है वो बेसिकली एक बुज़दिल आदमी है, बेसिकली एक कंप्रोमाइज्ड आदमी है। क्योंकि ये जो वकील होते हैं ना, ये जजों की मिन्नतें करना, खुशामदेद करना, चापलूसी करना, फिर अपने हक में फ़ैसले लेना, तो ये पता नहीं इमरान खान, ज़ाहिर है फिर इमरान खान है, उन्होंने इस बंदे को चेयरमैन बना दिया। हालांकि यहाँ पे कोई सियासी बंदा होता ना और तगड़ा बंदा होता तो बड़ा अच्छा PTI के लिए होता। बहरहाल बैरिस्टर गौहर कल जेल से मिल के आए और उन्होंने हर किसी को तहसीन देना शुरू कर दी कि इमरान खान ने फ़लाँ को भी खराज तहसीन पेश किया है, फ़लाँ को भी खराज तहसीन पेश किया है, गोली किसने चलाई हमें नहीं पता, ये सारा कुछ आकर वो वहाँ पे कहते रहे। लेकिन जब इमरान खान का अपना ऑफिशियल ट्विटर पे बयान आया तो उसने फिर निज़ाम को तवे पे बिठा दिया। बयान ये था कि लोगों के साथ जनरल डायर वाला सलूक किया गया। मैं आपको 2-3 वीलॉग में जनरल डायर का बता चुका हूँ, और जनरल डायर जो है वो गाली है। किसी बंदे को कहा जाए कि तुम जनरल डायर हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1919 में जलियांवाला बाग में बैसाखी के मेले पर मासूम और निहत्ते सिखों को इस जनरल डायर ने अपने जो है ना वो फौजियों के साथ वो भून डाला था, और मुबैना तौर पे 1000 सिख जो है वो वहाँ पे वो हलाक हो गया था, यानी बगैर किसी वजह के। तो उसमें एक बच्चा ज़ख्मी हुआ था, ऊधम सिंह, उसने कसम उठाई थी कि वो इसका बदला लेगा। और फिर बाद में उस ऊधम सिंह ने वो जो ओडायर था, ये डायर नहीं, ओडायर जो गवर्नर था जिसने हुक्म दिया था,
उसको कत्ल किया था ऊधम सिंह ने। बहरहाल इमरान खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कहा कि ये बिल्कुल जनरल डायर वाला काम हुआ है, निहत्ते लोगों को जो है वो गोलियां मारी गई, लोग एहतजाज करने आए थे, लोगों का जमहूरी हक है, आइनी हक है, वो अपने मैंडेट के लिए आए थे, वो सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के लिए आए थे, लेकिन उनको घेर कर मारा गया और उनके साथ जलियांवाला बाग में जो कुछ हुआ था उस तरह जो है उनके साथ सलूक किया गया और उनके साथ बर्बरियत की गई, उनके साथ जुल्म किया गया। इस जुल्म को और इस बर्बरियत को भूलने नहीं दिया जाएगा और याद रखा जाएगा। आपको याद होगा कि लाहौर में एक मासूम शख्स जिले शाह, वो मलंग सा बंदा, वो शहीद हुआ था। तो इमरान खान की बाद में कोई ऐसी स्पीच नहीं थी जिसमें जिले शाह का जिक्र ना हो या जिसमें अरश शरीफ शहीद का जिक्र ना हो। हर तकरीर में उन्होंने जिले शाह को और अरश शरीफ को याद किया, लोगों को भी याद कराया। अब तो जो है वो मुबैना तौर पे सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी। ये इमरान खान नहीं भूलने देंगे। इमरान खान निज़ाम से इसका बदला लेंगे। अगर वो बाहर आते हैं वो निज़ाम को एक्सपोज करते रहेंगे, वो निज़ाम पर सवालात उठाते रहेंगे कि किसने गोली चलाई, किसके हुक्म पर चलाई, और सबसे बड़ा सवाल ये कि गोली क्यों चलाई। ये इमरान खान का सख्त तरीन वो रद्द अमल उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे आया। फिर जो अगली बात की इमरान खान ने, वो बात ये थी कि इसको हम अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाएंगे। पाकिस्तानी अदालतों को आपको पता है, या अफरीदी, मंदो खेल, नईम अफ़गान, आमिर बंदूक, इन लोगों का तो आपको पता है ये तो हराम की तनख्वाहें लेते हैं, यानी इनके अलाउंसेस बढ़ गए हैं, वो हराम के हैं, इनका सब कुछ हराम का है। क्योंकि इनका बेसिक काम क्या है? इंसाफ करना। इंसाफ ये करते नहीं हैं, ये निज़ाम का साथ देते हैं। आप एक मज़दूर लाते हैं और वो मज़दूर आपके घर में काम नहीं करता, वो बैठा रहता है या ऊँगता रहता है, तो आपने कहाँ से उसको 1200 या 1500 रुपये जो है ना वो दिहाड़ की देनी है? अगर आपने देनी है तो वो मुकम्मल हराम की है। ये जो जज हैं, ये जो जितनी अदालतें हैं, ये जेब में पर्चियाँ डाल के बैठते हैं, जो इनको पर्चियाँ मिलती हैं उसके मुताबिक जो है ये फैसला करते हैं। तो बहरहाल जो है वो अक़वाम इमरान खान ने कहा कि इस मामले को हमें अगर अक़वाम मुत्तहिदा लेकर जाना पड़ा, अगर हमें बैनुल अक़वामी अदालत में लेकर जाना पड़ा ना, हम इस मामले को लेकर जाएंगे। और फिर आप याद रखें कि इमरान खान के बंदे के साथ जिसने भी छेड़ा, इमरान खान पूरी तरह उसके साथ खड़े हुए। अभी भी उन्होंने KP की हुकूमत को कहा है कि शोहदा की कफ़ालत की जाए, उनके घर वालों का ख्याल किया जाए, उनकी माली इमदाद की जाए। अब आते हैं एस्टेब्लिशमेंट और जो है ना हुकूमत आमने सामने। फैसल वाडा ने हुकूमत पर गर्म देगचा उलट दिया है। अब जानते हैं फैसल वाडा किसका बंदा है, किसकी ज़ुबान बोलता है। एक प्रोग्राम में फैसल वाडा ने कह दिया है कि हुकूमत ने जो इस धरने को या इस एहतजाज को सही तौर पर टैकल नहीं किया। और सबसे अहम बात जो वाडा ने की वो ये कि एक बंदे का मरना भी जो है वो डिज़ास्टर होता है। हालांकि पहले शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि इस हजूम को या इस धरने को निपटने के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पूरा ताउन फराम किया। इससे पहले मोहम्मद मालिक अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि गोली मारने का ऑर्डर है, मुजाहिरीन को देखते ही गोली मार दी जाए। अब बहरहाल फैसल वाडा ने यह कह दिया। उधर से राना सनाउल्लाह को कहा गया कि इदारतजुई हुकूमत के मातहत होते हैं, कागज़ों पे तो वाकई मातहत होते हैं, आइन में भी मातहत हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह ने आगे से जो कहका मारा और कहा कि जी कौन किसके मातहत है ये हर कोई जानता है। वो जो राना सनाउल्लाह का कहका था ना, वो जवाब था कि जी आप भी जानते हैं कि हुकूमत इदारों के मातहत है या इदारे हुकूमत के मातहत हैं। फिर राना सनाउल्लाह ने ये क्लियर कर दिया। बहरहाल अब ये एक दूसरे पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और आपको लतीफ़ा सुनाते चलूँ, हर मुल्क में जो वज़ीर दिफा होता है ना, वो फ़ौज का बास होता है। यहाँ पे क्या हुआ, जनरल आसिम मुनीर साहब कहीं पे जा रहे थे, रूट लगा हुआ था और उनसे पहले ख्वाजा आसिफ आ गए। तो ख्वाजा आसिफ की गाड़ी रोक ली गई कि नासर तू कौन है, केड़ा वज़ीर दिफा थे, केड़ा फ़ौज न बास। ख्वाजा आसिफ को रोक लिया गया, वज़ीर दिफा को जो कागज़ों पे फ़ौज का बास है। ये बहरहाल जी हुकूमत है, ये इसके मातहत इदारे हैं और ये सारी जो है वो कहानी है। अब मैं आपको जिस तरह वो कोई ना कोई छोटा सा वाक़या तारीख़ के झरोके से सुनाता हूँ। सिकंदर मिर्ज़ा को मार्शल लॉ लग गया,
ایوب خان نے مارشل لاء لگا دیا۔ پہلے ایک ہفتہ 2 ہفتے تو جو ہے نا وہ آپس میں بڑی گڈی رہے اسکندر مرزا اور ایوب خان۔ پھر ایوب خان کو محسوس ہوا کہ اسکندر مرزا جو ہے وہ کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں، اور ایک تلوار میں، ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ تو پھر کیا ہوا، فیصلہ یہ ہوا، اور پھر انہوں نے فون بھی ٹیپ کیے، جو ان کا پہلے دن سے کام ہے، فون ٹیپ کر لیے۔ اسکندر مرزا کوئی جرنیلوں کے خلاف بات کر رہے تھے کہ ان کو گرفتار کر لینا چاہیے، انہوں نے مارشل لاء لگا کے سارے اختیارات ایوب خان نے لے لیے ہیں۔ اس قسم کی ٹیلی فون کال جو ہے وہ ریکارڈز ہو گئی۔ تو یہ کتاب ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک، جو چکوال کے تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے، یہ کتاب کا نام ہے ہم بھی وہاں موجود تھے۔ بہرحال جرنیلوں نے میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ جی اب اسکندر مرزا سے استعفیٰ لے لیا جائے، پہلے انہیں کوئٹہ بھیجا جائے، اس کے بعد ان کو ملک بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، جس طرح یہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی جو ہے نا وہ اسکندر مرزا کے گھر جانے سے پہلے ٹینک آ گئے، صدارتی محل کو گھیر لیا گیا، اور جو ہے نا وہ اسکندر مرزا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر جنرل اعظم کو، جنرل برکی کو اور جنرل شیخ کو، اور ان 3 جرنیلوں کے ساتھ یہ جونیئر افسر عبد المجید ملک، جن کی کتاب ہے، یہ بھی ساتھ موجود تھے۔ یہ چلے گئے جی یا اس کے اسکندر مرزا کے گھر۔ تو وہاں پہ انہوں نے بیل دی، اندر گئے، ان کو نچلے فلور پہ بٹھایا گیا۔ انہوں نے اسکندر مرزا کو پوچھا، تو اسکندر مرزا نے کہا کہ گھر والوں نے کہا کہ اسکندر مرزا اوپر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کو نیچے بلائیں۔ جب ملازم اوپر گیا تو صدر نے کہا کہ جرنیلوں کو کہیں اوپر آ جائیں۔ وہ ملازم واپس آیا تو جرنیلوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ وہ نیچے آئے۔ بہرحال وہ نیچے آ گئے۔ اس سے پہلے سن لیں کہ اسی عبد المجید ملک نے، جو ملٹری سیکٹری ہوتا ہے صدر کا، فوجی بندہ اب بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے جو صدر کا صدارتی لیٹر پیڈ تھا، تو وہاں سے لیٹر پیڈ چروایا تھا۔ وہ توشہ خانہ میں دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے، یعنی ملٹری سیکٹری نے لیٹر پیڈ چرا کے عبد المجید ملک کو دیا، اور عبد المجید ملک نے جرنیلوں کو دیا، اور جرنیلوں نے خود استعفیٰ ٹائپ کیا۔ اسکندر مرزا کو پتہ نہیں تھا۔ بہرحال اسکندر مرزا نیچے آ گئے۔ جنرل اعظم، جنرل برکی اور جنرل شیخ، انہوں نے استعفیٰ سامنے رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ حیران رہ گئے، سگار کے گہرے کش لیتے رہے۔ بہرحال یہ بھی مبینہ طور پہ ہے کہ گھسنے بھی جرنیلوں نے جو ہے نا مارے اس کو، اسکندر مرزا کو۔ بہرحال اسکندر مرزا نے جی استعفے پر دستخط کر دیے اور مستعفی ہو گئے۔ یہ ساری گپ شپ ہو رہی تھی کہ اوپر سے ناہید مرزا آ گئی۔ ناہید مرزا کی سٹوری آپ کو پتہ ہے، ایک ایرانی سفارتکار کی بیوی چرائی تھی اسکندر مرزا نے۔ بہرحال وہ اوپر سے آ گئی، انہوں نے دیکھا جرنیل بیٹھے ہیں، ایک جونیئر فوجی افسر بیٹھا ہے، اور انہوں نے آ کر جب میز پہ نظر ڈالی تو اس پہ فائل پڑی تھی، انہوں نے پڑھ لیا کہ صدر کا استعفیٰ ہے، اور صدر نے جو ہے وہ سائن بھی کر دیے ہیں۔ تو عبد المجید ملک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیکھ کر وہ ناہید مرزا نے بڑا عجیب اور جو ہے نا وہ دلچسپ فکرہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہائے میری بلیوں کا کیا ہوگا۔ بقول عبد المجید ملک کہ انہوں نے بہت زیادہ امپورٹڈ بلیاں پال رکھی تھی ایوان صدر میں، جن کی بڑی خاطر تواد ہوتی تھی، عوام سے زیادہ ان کی خاطر تواد ہوتی تھی، لہذا بے ساختہ انہوں نے کہا کہ ہائے میری بلیوں کا کیا ہوگا۔ یہ ہوتا رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ، اور جس کی جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کہاں پہ پہنچا ہے۔ اور آخر پہ ضرور معذرت کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ایک بار پھر میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ میں کسی مزدوری کے چکر میں یا کسی جاب کے چکر میں اب نکلوں گا، اور میرا انٹریکشن اب آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی اتنا زیادہ نہ ہو، کیونکہ میں جو ہے وہ یوٹیوب کو خیر آباد کہنے والا ہوں، کیونکہ میری جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی، اینڈ آئی ایم ان ویری ہاٹ واٹرز فائنینشلی۔ تو آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہونا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا معاملہ فرمائے۔ اتنے دن اور اتنا عرصہ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔